हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आ जाएं सभी, स्वागत है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से मोस्ट वेलकम फ्रेंड, मोस्ट वेलकम। तो सभी मेरे प्यारे मित्रों, वीर साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता है ये साधु। हम्म भरा नहीं मन भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। भरा नहीं मन भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मित्रों आ जाए, आज की कड़ी को हम शुरू करने वाले हैं। और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जबरदस्त न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमारा चैप्टर चल रहा है। हमने काफी हद तक इसको आगे बढ़ा दिया था, आज हम उसी कड़ी को कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं। तो जिन लोगों को, जिन प्यारे साथियों को नहीं है पता, मैं उनको बता देता हूँ। हम यहाँ इस कड़ी में पढ़ रहे हैं न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम वाला चैप्टर एनएलएम पढ़ रहे हैं। न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इस चैप्टर को आज हम लगभग कंप्लीट कर देंगे। और इसी कड़ी को मैं आज आगे भी बढ़ाने वाला हूं। न्यूटन की गति के नियम को कैसे करेंगे, इस तरह से देखिएगा। तो सभी मित्रों आगे बढ़ते हैं। और हमने फाइनली जो लास्ट पॉइंट पढ़ा था वो क्या था? लास्ट पॉइंट था न्यूटन की गति का तृतीय नियम। और तृतीय नियम के बाद में मैंने आवेग की संकल्पना आपको बता दी थी कि व्हाट इज द इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, आवेग क्या होता है। यस, आवेग हम पढ़ चुके हैं। आज हम इम्पल्स के आगे लेने वाले हैं। और आज इम्पल्स के आगे क्या है सुनिएगा। आज हम पढ़ेंगे संवेग। संवेग आवेग पर में, संवेग आवेग पर में मैं कहूंगा उसे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ये क्या होती हैं, ध्यान से देखना है आपको। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको इसका पीडीएफ भी डाउनलोड मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा। हाँ, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। सुनिएगा, क्या है संवेग आवेग पर में। संवेग आवेग पर में क्या कहती हैं, ये कुछ कहना चाहती हैं। क्या कहना चाहती हैं? ये कहती हैं कि संवेग में जो परिवर्तन है, संवेग में, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है? आवेग के तुल्य होता है। आवेग के तुल्य होता है। संवेग में परिवर्तन आवेग के तुल्य होता है। द चेंज इन मोमेंटम, द चेंज इन मोमेंटम, द चेंज इन मोमेंटम is equals to, is equals to impulse। संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है? आवेग के बराबर होता है। कैसे होता है मैं अभी प्रूव करने वाला हूं, सुनिए। हम कहेंगे, जैसे चूंकि हम पढ़ चुके हैं F इज इक्वल्स टू डी पी बाय डी टी। हेलो, तो dp इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? एफ डी टी। हेलो हेलो, मैंने ये dp बराबर एफ डी टी किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहा हूं। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं, ये हो गया dp, ये हो गया एफ डी टी। डीपी का मतलब यहाँ चेंज इन द मोमेंटम है, आप कुछ और मत समझ लेना पगलाओ। P1 से P2, मान लो प्राइमरी मोमेंटम था P1, सेकेंडरी है P2। टाइम ये dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो मैं कहूंगा 0 से t। गॉट इट?
तो यहाँ पे dp का इंटीग्रेशन होने के बाद हो गया p अपर लिमिट लोअर लिमिट f बाहर, dt का हो गया t 0 से t। बोलो 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 बोलो। यस, क्या मिलेगा मुझे फाइनली? फाइनली क्या मिलेगा देखो। तो जो फाइनली मुझे वैल्यू मिलने वाली है, बोलो भाई यस मेरे साथियों, तो ये होगा P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू F अपर लिमिट T माइनस 0। तो मैं कहूंगा P2 माइनस P1 बराबर F इंटू टी। तो P2 माइनस P1 किसके बराबर हो गया? इम्पल्स I के इक्वल हो गया। यही संवेग आवेग थ्योरम है, इसे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ? क्या इतना क्लियर हुआ फ्रेंड? बताइए, टेल मी नाउ, हरी अप। यस, हो मेरा बोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे भोलेनाथ रे महादेव हरे। यस, क्लियर है इतना? चलता हूं आगे, आगे बढ़ता हूं मैं। तो देखिए यहां तक तो आपको क्लियर हो गया इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के अंदर। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और इसी कड़ी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सुनिए। यहां से हम पढ़ने वाले हैं अब क्या, सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका क्वेश्चन भी आता है। वो क्वेश्चन क्या है, वो टॉपिक क्या है, हम डिस्कस करने वाले हैं। वो पॉइंट है हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन नियम, संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, जिसे मैं कहूंगा मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। सुनिएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे प्रश्न भी कई बार आते हैं, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और आज मैं उन सभी क्वेश्चनों की यहाँ पे आहुति देने वाला हूँ। देखता हूं कौन प्रश्न मेरे स्टूडेंट का भविष्य बिगाड़ सकता है। सारे प्रश्नों को हम इस मंच पे करने वाले हैं, बस दम होना चाहिए आप में, टिके रहना और पढ़ते रहना। सुनिए, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या है, सुनिएगा। ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि यदि किसी निकाय या कण पर, यदि किसी निकाय या कण पर बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स, इंग्लिश में भी लिखूंगा, मन में जो गुदगुदी हो रही है संभाल के रखिए। यदि किसी निकाय या कण पर बाह्य बल शून्य हो, क्या मतलब है? शून्य है। तो निकाय का मतलब क्या है पता है मित्रों? निकाय का मतलब है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, एक से ज्यादा। जैसे मेरी बॉडी जो है वो निकाय है, क्योंकि हड्डियां हैं, धमनियां हैं, शिराएं हैं, कई सारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी। बल शून्य है तो निकाय का संवेग संरक्षित या नियत रहता है। निकाय का संवेग संरक्षित या नियत रहता है, नियत रहता है। गॉट इट? कैसे आएगा? मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं फ्रेंड, सुनिए। इफ एक्सटर्नल फोर्स act upon the object becomes zero, then momentum of the object
इज मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंजर्व या कांस्टेंट, एक ही बात है। यस। चलिए आगे बढ़ता हूं। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे नहीं लगना चाहिए। अगर वो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो फिर जीरो नहीं, कांस्टेंट नहीं हो पाएगा। कांस्टेंट तभी होगा जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। कैसे करूंगा मैं इसे? मैं आपको सामने लेके आ रहा हूं। बाय द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन, F इक्वल्स टू dp बाई dt। तो मुझे बताइए, आपको पता है ये जो फोर्स होता है ये एक्सटर्नली तो है, इंटरनल थोड़ी होता है। ये एक्सटर्नल फोर्स ही होता है मित्रों। तो अगर F एक्सटर्नल जीरो है तो dp बाई dt क्या होगा? वो भी जीरो होगा। तो मित्रों मुझे बताओ, dp बाई dt बराबर जीरो है तो पगलों, अरे ओ पगलों, अरे ओ महानुभावों, ये dt किस में चला गया? ये dt जीरो में चला गया। तो फ्रेंड बताइए जरा, dp बराबर जीरो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि P2 माइनस P1 बराबर क्या है? जीरो। dp का मतलब क्या है? चेंज इन द मोमेंटम, वो जीरो है। अब जीरो कब आएगा? जब ये भी 5 है, ये भी 5 है, तभी तो जीरो आएगा। ये भी 6 है, ये भी 6 है, तभी तो जीरो आएगा। ये भी 7 है, ये भी 7, तभी तो जीरो आएगा। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स, इट मीन्स P इक्वल्स टू क्या है भाई? कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि P नियत है। P नियत है इसका मतलब P की वैल्यू कांस्टेंट है। P कांस्टेंट होने का मतलब है mv बराबर k। mv बराबर k का मतलब है m बराबर k बाई v। अगर मैं कहूं कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो उसका मास कम है, और जिसकी वेलोसिटी कम है उसका मास ज्यादा है कि नहीं? यस। बताइए फ्रेंड, क्या इतना क्लियर हुआ? टेल मी नाउ। यस। ए माई मेरी तुझे फिक्र नहीं, तेरे रग रग में मेरा रक्त बहे, फीका न पड़े मेरा अंग कोई, जिस्मों से निकल के खून कहे। यस, हो सकता है थोड़ा गलत गा दिया हो, क्षमा करें। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के यूं खिल जावा, इतनी सी है ये दिल की आरज़ू। या सुनिए, इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जिस पार्टिकल का मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम है, और जिसकी वेलोसिटी कम है उसका मास कम, वेलोसिटी कम उसका मास ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ये कहूंगा, ऐसी सिचुएशन में मैं ये कहूंगा कि यस यस, आजा आजा, यस, क्या कॉन्सेप्ट होगा? P इज इक्वल्स टू एम वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट K। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ M1V1 बराबर M2V2। इसका मीनिंग समझते हो क्या आप? क्या आप इसका मीनिंग समझे? इसका मीनिंग ये है कि अगर मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है। मान लो वेलोसिटी 2 ही है तो 5 इंटू 2 कितना आएगा? 10। तो फ्रेंड जहां द्रव्यमान ज्यादा है वहां वेग कम है, और इधर अगर आप देखोगे जहां द्रव्यमान कम है वहां वेग ज्यादा है, तो भी आना तो 10 ही है ना। तो ये होता है मोमेंटम कंजर्वेशन। जहां द्रव्यमान मास ज्यादा है वेलोसिटी ऑटोमेटिक कम, और जहां वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी ज्यादा, वहां ऑटोमेटिक मास कम। यस। तो इसे हम कहते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन रूल। ये हमारे बहुत ही यूज होने वाला है। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाने वाला हूं, और नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, क्या है सुनिए। कीजिए थम्स अप जब मिल बैठेंगे हम सब, एक बार थम्स अप कीजिए फ्रेंड। यस, फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा भी हौसला बुलंद हो, हम भी आसमान की बुलंदियों की तरफ आसमान में उड़ते रहें। और वो तभी होगा जब आप हमें अंगूठे पे अंगूठा, अंगूठे पे अंगूठा, अंगूठे पे अंगूठा देते रहेंगे। यस, बताइए फिर। हम्म अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और फाइनली
हम इसके एप्लीकेशन करने वाले हैं। सुनिए क्या एप्लीकेशन है, सुनिए। हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण नियम के, संवेग संरक्षण नियम के अनुप्रयोग। संवेग संरक्षण नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब ये है कि ये कहाँ काम आएगा, और जो दोनों जगह पे काम आता है मित्रों, वो दोनों के दोनों एग्जाम एक्स ग्रुप में 2 से 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, 2 से 3 बार रिपीट है ये। सुनिए मैं कहूंगा एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। हमें इसके एप्लीकेशन देखने कि क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। तो सुनिएगा, संवेग संरक्षण नियम के अनुप्रयोग क्या क्या हैं, देखते हैं। देखो सबसे पहला और जो बुलंद है वो है हमारा बंदूक का प्रतिक्षिप्त होना। जैसे मैंने देखिए क्या लगाई, ढिशक्यों बंदूक से गोली चलाई, तो आप देखते हो जैसे ही फायर होता है बुलेट फ्रॉम द गन, तो गन रिकॉइल होती है, पीछे खिसकती। वाई, क्यों? हम पढ़ते हैं अभी देखिए, हम पढ़ते हैं और मैं लिखूंगा बंदूक का प्रतिक्षिप्त होना। प्रतिक्षिप्त का मतलब है पीछे खिसकना। बंदूक का प्रतिक्षिप्त होना हम कहेंगे पहला एप्लीकेशन है, इसका नाम हो जाएगा रिकॉइल ऑफ गन। गन का रिकॉइल होना। सुनिए क्या है इसके अंदर, क्या क्या कंडीशन है इसके अंदर। कंडीशन हम ये मान रहे हैं कि आपको मैं पॉइंट बता दूं, क्या क्या पॉइंट लेने वाला हूं। मास ऑफ द गन, गन का मास या द्रव्यमान कितना है, बंदूक का द्रव्यमान। बंदूक का द्रव्यमान आप जानते ना मित्रों, बंदूक से जब गोली निकलती है तो गन पीछे खिसकती है। इसका रीजन क्या है, वो मोमेंटम कंजर्वेशन रूल, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन मोशन के कारण होता है। दूसरी बात, रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। गन की रिकॉइल स्पीड कितनी है, मैं कहूंगा बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग कितना मानूं मैं, बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग, बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग मैंने माना है बराबर v। अब कौन निकल रही है बाहर, गोली। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट की वेलोसिटी क्या है, मैंने कह दिया वो u है भाई। दूसरी बात, फिर मैंने कहा मास ऑफ द बुलेट का मास कितना है, देखो बाचिट मास ऑफ द बुलेट है स्मॉल है। ये मेरे पास सारे डेटा है और अब मैं मोमेंटम कंजर्वेशन रूल लगाने वाला हूं। यस, आँखियों के झरोखों से हो मैंने देखा जो सांवरे, एक तू ही नजर आए, एक तू ही नजर आए। चलिए, बहुत अच्छा लगा होगा आपको, बहुत ही पुराना गाना है और इसमें बहुत सी फीलिंग जुड़ी हुई है। तो चलिए मैं अब मोमेंटम कंजर्वेशन रूल फॉलो करके बता रहा हूं आपको कैसे आएगा। देखिए, संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से क्या लिखा मैंने, यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ यूज कर रहा हूं। देखिए क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा,
गोली 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 क्या लिखूंगा मैं? गोली गोली चलने से पूर्व संवेग, मतलब M1V1 लगाना है ना, तो गोली चलने से पूर्व संवेग बराबर गोली चलने के बाद, गोली चलने के बाद संवेग। गॉट इट? तो सुनिए, मैं कहूंगा बिफोर फायर और आफ्टर फायर, और क्या हो जाएगा? आफ्टर आफ्टर फायर। ध्यान से देखो, गोली चलने से पहले मित्रों बंदूक का तो द्रव्यमान m ही था, पर बंदूक के अंदर गोली थी, यानी बंदूक रिकॉइल नहीं हुई क्योंकि गोली चली नहीं, गोली चली नहीं। यस, वहां पर भी आपको न्योता दिया जाएगा, चिंता ना करें, जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल जरूर। कोविड के कारण जो है मित्रों, अभी कोविड की पालना करें और घरों से बाहर कम ही निकलें, क्योंकि ठंड का मौसम है तो काफी ज्यादा एक्सपांड भी हो गया है, तो थोड़ा सा पालन करें आप, जिंदगी है तो बहुत कुछ है। बिफोर फायर और आफ्टर फायर, तो मैं कहूंगा गोली नहीं चली। गोली अगर नहीं चली है तो सीधी बात है, गोली नहीं चली तो उस समय यहाँ पे वेग क्या था? 0, बंदूक रिकॉइल हुई नहीं। फिर मैंने कहा कि गोली का जो बुलेट का मास है वो m था, तो बुलेट चली नहीं, तो बुलेट का मास वेलोसिटी 0 था। गोली चलने के बाद तो बताइए मास क्या था? कैपिटल M। किसका? बंदूक का, गन का। रिकॉइल किस वेलोसिटी से हो रही है? v से। पढ़ाया पीछे, रिकॉइल वेलोसिटी हमने v कंसीडर किया है। अब सुनिए, और बुलेट किस वेलोसिटी से आगे निकल रही है? u से। तो मुझे बताइए, इधर 0 और इधर ये कैपिटल M v प्लस m इंटू यू, तो मैं कहूंगा कैपिटल M v बराबर माइनस का m u। मुझे चाहिए स्पीड, तो माइनस का m बट्टे कैपिटल M, और ये हो जाएगा u। यही आपका क्या है? यही आपका रिकॉइल स्पीड की जो वेलोसिटी है, या अपन कहे रिकॉइल गन की जो स्पीड है वो है कैपिटल V इक्वल्स टू माइनस M बट्टे कैपिटल M। तो प्यारे मित्रों, ये जो फॉर्मूला है ये एक्स ग्रुप के अंदर 2 से नहीं 4 से 5 बार रिपीट है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, एक शॉर्ट न्यूमेरिकल भी, जो मैं अभी करवाऊंगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो मैंने बादल में बनाया है, ये बादल बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, बरसो मारा गुदलिया बादल, बरसो सवाया, बरसो मारा गुदलिया बादल, बरसो सवाया। क्लियर है? इतना याद रह जाएगा। चलिए, तो ये तो पहला एप्लीकेशन हो गया। अब हम एप्लीकेशन नंबर 2 में जा रहे हैं। एप्लीकेशन नंबर 2 क्या है? सुनिए, एप्लीकेशन नंबर 2 है मेरे पास, एप्लीकेशन नंबर 2 है रॉकेट नोदन। क्या है भाई? रॉकेट नोदन, जिसे अपन कहते हैं रॉकेट रॉकेट प्रपल्सन, रॉकेट प्रपल्सन। सुनिए, रॉकेट प्रपल्सन क्या है इसमें मित्रों? अब वो जरूरी नहीं है कि हमें वो पूरा पढ़ना है, वो हमें पूरा नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ये बताना है कि रॉकेट जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो इसको ऊपर ले जाने वाला जो फोर्स है, जिसे अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, प्रणोद बल कहा जाता है, उस प्रणोद बल की वैल्यू क्या है, बस इतना समझ आना चाहिए। तो ये रॉकेट का मैं डायग्राम बना रहा हूं। मैं आपको बता देता हूं रॉकेट में क्या मैकेनिज्म होता है। रॉकेट में मैकेनिज्म ये है कि रॉकेट की नोजल से क्या होता है, गैसें बाहर निकलती है, और रॉकेट के अंदर ये क्या होती है, बहुत सारी गैसें जो बर्न हो रखी होती हैं, वो जितनी उसकी नोजल से बाहर निकलती हैं उतनी ही रॉकेट की स्पीड बढ़ती है, उतनी ही रॉकेट की स्पीड बढ़ती है। तो आप देखें जरा,
कि जितनी गैसें बाहर निकलेगी रॉकेट उतना ही क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो इसको ऊपर उठाने वाला जो अपथ्रस्ट फोर्स है हमें वो देखना है कि कितना है। सुनिएगा, यस देखो ये गैसें बाहर निकल रही और ये रॉकेट की जो है ये कुछ इस तरह से मैं उसके विंड बना देता हूँ, पंख बना देता हूँ। ये रॉकेट ऊपर उठता है तो आप देखते हो रॉकेट जो ऊपर उठता है ना, तो रॉकेट कोई बातों से ऊपर नहीं उठता है। रॉकेट को ऊपर उठाने में एक फोर्स एक्ट होता है जिसे अपन कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। क्या कहेंगे इसे, हम कहेंगे अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स का मतलब है प्रणोदक बल। क्या मतलब है, प्रणोदक बल। गॉट इट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, इस प्रणोदक बल का फॉर्मूला क्या है। ये प्रणोदक जो बल है इस बल का फॉर्मूला दिया जाता है, इस प्रणोदक बल का फॉर्मूला दिया जाता है मेरे पास F इज इक्वल्स टू U dm बाय dt। क्या आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा? F इज इक्वल्स टू U dm बाय dt, वायर U क्या है, वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। गॉट इट। मतलब रॉकेट का वेग है, रॉकेट का वेग है। हाँ, और जो dm बाई dt है वो है कितनी गैसें पर सेकंड में बाहर निकल रही हैं। हम कहेंगे द रेट ऑफ द मास इजेक्ट फ्रॉम द रेट ऑफ द मास ऑफ गैसेज इजेक्ट फ्रॉम द रॉकेट। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, F इज इक्वल्स टू यू dm बाई dt। यस बिल्कुल, आ जाइए आ जाइए, स्वागत है सभी का, स्वागत है स्वागत है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, F इज इक्वल्स टू यू dm बाई dt। तो बताइए मोमेंटम कंजर्वेशन रूल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड? रॉकेट प्रपल्सन क्या होता है, ये फॉर्मूला कई बार रिपीट है, मैं बता देता हूँ सीधा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है और अपन कर भी चुके हैं, ये एक्स ग्रुप में भी 5 से 6 बार रिपीट हो रखा है। तो क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या कहना है मित्रों, बताइए जरा। यस, टेल मी नाउ फ्रेंड। ए देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। एक लाल हुआ कुर्बान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। हाय तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के यूं खिल जावा, इतनी सी है ये दिल की आरज़ू, हो तेरी नदियों में बह जावा। यस, बताइए फ्रेंड क्या इतना क्लियर है? चलो आगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है सुनिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कुछ इस तरह से है, संलग्न पिंडों की गति। यस, हम पढ़ने वाले हैं संलग्न पिंडों की गति, संलग्न पिंडों की गति। कहने का मतलब ये है मोशन ऑफ द कनेक्टेड बॉडी। मोशन ऑफ द कनेक्टेड बॉडी, संलग्न पिंडों की गति पढ़ने वाले हम। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर मित्रों हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सुनिए। इसके अंदर एक तो हम पुल्ली सिस्टम पढ़ेंगे और एक लिफ्ट पढ़ेंगे और ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। क्लियर? तो सुनिए, सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पुल्ली सिस्टम। क्या है भाई? पहला जो सिस्टम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पुल्ली सिस्टम। क्या है? पुल्ली सिस्टम।
कौन है ऐसा पगला जिसको ये नहीं पता कि पुल्ली क्या होती है? कोई है ऐसा नादान बालक? क्या कोई है पुल्ली क्या होती है? किसी को ऐसा नहीं पता? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं, मेरा कर्तव्य है बताने का। पुल्ली सिस्टम, गिरनी। मित्रों, वो आपने गाना नहीं सुना क्या, पिया ओ तू ही वडेरी बात कर लिया, पिया ओ तू। तो मित्रों, आपने उस समय देखा होगा एक नारी जो समाज में बहुत ही सम्मानित मानी जाती है, वो गिरनी निकाय जो है, आपने कुएं के ऊपर दिखाते हैं कि नहीं दिखाते इस गाने में? क्या दिखाते हैं कि एक नारी जो है वो कुएं से पानी निकालते समय गिरनी का सहारा लेती है। गिरने के माध्यम से पानी कुएं से निकालना बहुत आसान होता है मित्रों। फ्रिक्शन कम हो जाता है, ऑटोमेटिक जो है, ऑटोमेटिक तो नहीं होता, थोड़ा बल कम लगाना पड़ता है, हाथों पे जोर कम आता है, बस इतनी सी बात है। तो गिरनी सिस्टम को हम देखें उसके लिए आपको एक डायग्राम जबरदस्त देखना पड़ेगा, और वो डायग्राम क्या है, सुनिए सुनिए सुनिए, यस 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 यस। गिरनी निकाय को देखने के लिए फ्रेंड आपको एक कॉमन एग्जाम्पल लेना है, और उस एग्जाम्पल के तौर पर आपको आगे बढ़ना है बस। गिरनी को समझाने के लिए जो मैं फ्रेंड कुछ इस तरह से लेके आ रहा हूं, देखिएगा। तो मैं डायग्राम बना दूं, डायग्राम बनाने के बाद में हम और इसको अच्छे ढंग से करने वाले हैं। हम्म चलिए देखिए, कहने का मतलब जो है, ये पुल्ली सिस्टम है, ये पुल्ली सिस्टम है, और इसी पुल्ली के अंदर जो है एक और ले रहा हूं मैं। हम्म यस, देखिए, तो गिरनी निकाय को समझने के लिए हम कुछ इस तरह से गिरनी बना रहे हैं, निकाय गिरनी जो निकाय है कुछ इस तरह से बना रहे, देखिए ध्यान से। जैसे मान लो ये मैंने यहाँ से गिरनी निकाय की रचना की, और गिरनी निकाय के लिए देखो ये पुल्ली सिस्टम बनाया, और अब यहाँ से मैं रस्सी बना रहा हूँ, थ्रेड। आप देख रहे हैं इधर भी एम मास का एक ऑब्जेक्ट लटकाने वाला हूँ, और उधर भी लटकाने वाला हूँ, दोनों तरफ। इधर भी है। हाँ, देखिएगा, ये पुल्ली सिस्टम बनाया है मैंने। ये जो रस्सी है, सेम रस्सी से दो रिजिड बॉडी या दो मास कनेक्ट हैं, ये आप सभी देख पा रहे। ये मैंने कहा इस बॉडी का जो मास है वो m1 है, और इस बॉडी का जो मास है वो m2। गॉट इट? तो अगर ऐसी सिचुएशन में हम देखेंगे फ्रेंड, ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखें, तो आप देख रहे हो कि इसका जो वेट होगा वो m1g नीचे होगा, और इसका जो वेट होगा वो m2g नीचे होगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए हम। पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं कुछ कंसीडर कर रहा हूं, क्या कि m1 ग्रेटर देन है m2, जो m1 है वो m2 से बड़ा है। हालांकि पुल्ली सिस्टम पे क्वेश्चन नहीं आया है, पर हम पढ़ ही रहे हैं तो पूरे ढंग से पढ़ेंगे इस मंच पर। तो फ्रेंड मुझे बताइए, ये बॉडी जो इस समय आ रही है, वेट ज्यादा होने के कारण ये डाउनवर्ड आ रही है, और ये क्या जा रही है, ये अपवर्ड आ रही है। तो हमें इन बातों पे गौर करना है कि इसका जो मोशन हो रहा है वो नीचे हो रहा है, और इसका जो मोशन हो रहा है वो ऊपर हो रहा है। तो इसमें एक्सेलरेशन इधर होगा, और इधर एक्सेलरेशन इधर होगा। जब ये बॉडी नीचे पुल होगी तो रस्सी में तनाव आएगा, ये टेंशन।
तो टेंशन हमेशा किसकी तरफ आता है? मूल बिंदु की तरफ, साम्य अवस्था की तरफ। तो रस्सी जहां से बंधी होती है उधर से टेंशन आता है। तो सुनिए, मैंने M1 को बड़ा माना है। ऐसी कंडीशन में मैं अगर इनके फ्री बॉडी डायग्राम लूं, जैसे फॉर ऑब्जेक्ट ए, वस्तु ए के लिए, तो सुनिए मित्रों, ये मैंने ऑब्जेक्ट ए माना है, ये ऑब्जेक्ट बी माना। हमें क्या क्या फाइंड करना है? एक तो टेंशन फाइंड करना है इस पूरे सिस्टम का, और एक्सेलरेशन फाइंड करना। अभी करते हैं, देखो इशारा में, इशारे तेरे करती निगाह। देखिए वस्तु ए के लिए, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट ए बना दूं, मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट मैंने ए बनाया जिसका मास m1 है, तो इसका भार m1g तो नीचे है, टेंशन क्या है? वो ऊपर है। ठीक ठीक। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन इधर है, तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर जो फोर्स ये ज्यादा है m1g, टी कम है, टी कम है। तो मैं ऐसी सिचुएशन में ये लिख सकता हूं, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट फोर्स F। अरे बोलो, m1g माइनस टी, बड़ा फोर्स ये है, लार्ज वैल्यू, इसमें से स्मॉल वैल्यू सब्ट्रैक्ट की। तो मुझे बताइए बॉडी में एक्सेलरेशन ए आ रहा है, बॉडी लीनियर मोशन कर रही है, न्यूटन का नियम अप्लाई होगा। मैं कहूंगा m1a। तो ये मेरे पास जो आई है, इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मानता हूं, और इक्वेशन फर्स्ट का इसे दर्जा दे रहा हूं। क्या अभी भी कोई डाउट है इसके अंदर? बताइए, क्या इक्वेशन फर्स्ट में डाउट है किसी को? तेरे चेहरे से, हाय तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। हो तुझसे मिल के भी, तुझसे मिल के भी राह नहीं कटती, नजारे हम क्या देखें। हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सभी? हेलो, बिल्कुल आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। काफी लेट बता रहे हैं कुछ मित्र। चलिए, अब आगे बढ़ता हूं मैं। और इक्वेशन 2 बनाता हूं, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन टेंशन दोनों चाहिए। हमें नहीं चाहिए टेंशन, हमें तो खाली रस्सी का निकालना है, जो रस्सी टेंशन में है उसका निकालना। फॉर ऑब्जेक्ट बी, देखो फॉर ऑब्जेक्ट बी, वस्तु बी के लिए, अगर मैं वस्तु बी की बात करूं, तो वस्तु बी के लिए क्या हो जाएगा? वस्तु बी की अगर मैं बात करूं, तो सुनिए, ये ऑब्जेक्ट बी है, ये ऊपर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम लूं, ये ऑब्जेक्ट हो गया m2 बचेड़, और इसके ऊपर जो टेंशन है, ये जो इसमें टेंशन है वो तो ज्यादा है इधर, और जो फोर्स mg है वो है इधर। तो मुझे बताइए, ये तो हो गया मेरे पास m2g, और टेंशन हो गए इधर, बॉडी का एक्सेलरेशन आ रहा है इस साइड में, तो बॉडी अपवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी? बॉडी में एक्सेलरेशन इधर है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ लिख सकता हूँ t माइनस m2g इज इक्वल्स टू f, फाइनली t माइनस m2g बराबर m2 इंटू a। क्या आपको ये इक्वेशन सेकंड क्लियर हुआ? बताइए फ्रेंड, जो मैं ये बादल बना रहा हूं, क्या ये बादल में बनाई गई इक्वेशन आपको क्लियर है? टेल मी यस, क्लियर। अगर फ्रेंड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को सॉल्व किया जाए, तो हम डायरेक्ट वैल्यू भी मुझे आती है, मुझे डायरेक्ट भी याद है। पर कभी कभी क्या होता है मित्रों, डायरेक्ट के चक्कर में हमें बहुत हानि होती है। अगर कोई कॉन्सेप्चुअल चीज है, तो मेरे हिसाब से उसे याद भी रखना चाहिए, और मेरे हिसाब से उसे समझना भी चाहिए। अब आप इसको किस एंगल से देखते हैं, आपके अकॉर्डिंग। तो देखिए,
अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यूज करूं क्या होगा, क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों इक्वेशन में हमने देखा, पहली इक्वेशन है m1g माइनस टी इज इक्वल्स टू m1a, और सेकंड इक्वेशन मैंने देखी t माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a। मुझे एक्सेलरेशन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है निकलता हुआ, देखिए दिखाई दे रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, ऐड कर देता हूं, तो देखिए क्या होगा, क्या हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में, बचेड बचेड क्या मिला, m1g माइनस m2g बराबर क्या हो गया, ऐड कर रहा हूं m1 प्लस m2 इंटू a। हेलो 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 हेलो, a इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, m1 माइनस m2, जो बड़ा मानोगे वो आगे आएगा, जो बड़ा मानोगे वो आगे आएगा, बस इतना याद रखिए। और बट्टे में क्या आएगा, m1 प्लस m। क्या ये फॉर्मूला फ्रेंड आपके दिमाग में बैठा, क्या ये आपके दिमाग में अपनी जगह स्थापित कर रहा है? टेल मी नाउ फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस। एनीवन हैव अ डाउट? क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला समझ आया? अभी इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा मैं अभी बताऊंगा आपको इसके संदर्भ में, सुनिएगा सुनिएगा फ्रेंड। अब हमारे पास एक्सेलरेशन तो आ गया बेचारा, बच गया कौन, टेंशन, टेंशन बच गया, टेंशन हम निकाल लेते हैं। ये इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, चूंकि m1g यस माइनस टी यस, m1 है, हेलो हेलो हेलो, m1g माइनस m1a इज इक्वल्स टू टी। क्या वैल्यू दोगे भाई, m1g माइनस m1, a का वैल्यू m1 माइनस m2 बट्टे g यस, सॉरी इंटू g m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू क्या होगा t। क्या कॉमन आएगा, m1g कॉमन, इधर क्या आया m1 प्लस m2 हेलो, माइनस m1 हेलो, प्लस m2 हेलो, अंदर क्या बचा m1 प्लस m2 हेलो, यस फाइनली आया t, यस। ओ बचीड़ क्या मिला मुझे, क्या मिला क्या मिला क्या मिला, 2 m1 m2 बट्टे m1 प्लस m2, और ये फाइनली हो जाएगा इंटू जी इक्वल्स टू टी। क्या आपको ये टेंशन का फॉर्मूला याद रहेगा, क्या आपको ये टेंशन का फॉर्मूला याद रहेगा जो मैंने बादल बनाया है, जो मैंने बादल बनाया है, क्या ये याद रहेगा? अरे बरसो मारा गुदलिया बादल बरसो सवाया, बरसो मारा गुदलिया बादल बरसो सवाया, क्लियर, यस। तो यहां तक तो आपको एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों मिल गए। अब इसके ऊपर मैं बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इसके ऊपर क्वेश्चन ये है कि m1 इज इक्वल्स टू 2 kg एंड m2 इज इक्वल्स टू 3 kg जो है वो गिरनी निकाय पर दिए गए हैं या लटकाए गए हैं। यदि g बराबर आपको दिया जाए 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कितना है या फिर टेंशन कितना, मतलब दोनों ही ऑप्शन में आए हुए हैं। तो एक्सेलरेशन बड़ा कौन है, बड़ा माइनस छोटा, m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू जी, यस इंटू जी, बोलिए बोलिए। तो 3 माइनस 2, 3 प्लस 2, 3 माइनस 2, 3 प्लस 2 इंटू 10, तो 1/5 इंटू 10, ओ बचीड़ कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन। आपको मान लो टेंशन पूछे, टेंशन निकालना है, देना नहीं है, ध्यान रखना। तो T इक्वल्स टू अभी फॉर्मूला पढ़ाया 2m1 m2 बट्टे m1 प्लस m2 इंटू जी, बोलो बोलो पगलो,
2 2 3 5 10 बचीड़ क्या हो गया 2 into 3 तो 4 8 8 दिया 24 न्यूटन। यस नहीं आया फ्रेंड समझ में? कैसे टेंशन फाइंड करेंगे, कैसे एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, दोनों चीजें आनी चाहिए। तो ये तो था फ्रेंड हमारा पुल्ली सिस्टम। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट कड़ी में इसको कंप्लीट कर पाएंगे। अभी हम लिफ्ट जो है हमारे बच गया है, लिफ्ट का क्वेश्चन हम नेक्स्ट कड़ी में करेंगे। उससे पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चंस, हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। यस ये हम कर चुके थे, ये भी हो गया था। लड़का सेव गिरता, ये देखो अभी भी सेव पड़ा है, देखो देखो, इसका मतलब ये करवा दिया मैंने। ये देखो फ्रेंड अभी मैंने आज पढ़ा है उसके ऊपर, ये जो ये वाला जो कॉन्वेयर बेल्ट वाला रॉकेट वाला एक ही फॉर्मूला है, सेम टू सेम। हाँ इस पे ये क्वेश्चन करवाए थे मैंने, ये वाला देखिए। लिफ्ट अभी नहीं पढ़ाया है, लिफ्ट बड़ी परेशान कर रही है, लिफ्ट को पढ़ना है। यस तो सुनिए फ्रेंड, ये करते हैं हम। A force vector applied on the mass is represented as the F equal to this and acceleration this. What will be the mass of the body? Mass चाहिए, द्रव्यमान पर लगने वाला बल इतना है और त्वरण इतना है, द्रव्यमान कितना है, मास कितना है, टेल मी नाउ। तो कैसे करेंगे फ्रेंड, कैसे करेंगे देखिए। हाँ मैं बता देता हूं आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड आपको वही फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू एम ए देन ए इक्वल टू एफ बाई एम लगाना है। F कितना है, F है मेरे पास 6i8j10 के, 6i8j10 के। अच्छा एक्सेलरेशन दिया है, मास चाहिए, ठीक ठीक ओके, मास चाहिए तो एक्सेलरेशन कितना है 1। मास चाहिए ना, तो इधर आप क्या करो, यहाँ पे इसको m कर दो और इसको a कर दो, साधारण सी बात है, क्या है इसमें, ये m हो जाएगा ये a हो जाएगा। तो अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना आता है f का, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस, यहाँ कुछ नहीं होता है, सब प्लस हो जाता है, 10 का स्क्वायर बाय 1, कितना आएगा, कितना आया फ्रेंड, 36 प्लस 64 प्लस 100, तो 36 और 64 तो 100, 100 तो कितने हो गए 200। अब 200 का बाहर कितना आएगा देखिए, 10√10। मैं इसको क्या लिखूंगा, 200 को लिख दूंगा 100, 100 का बाहर आ गया 10, अंदर कितना बचेगा मेरे पास फाइनली, तो अंदर बच जाएगा 200 का 2, तो मेरे पास जो m आ रहा है वो इतना kg आ रहा है। आप आंसर भी चेक कर सकते हैं इसका, देखो कुछ पता चला, जमा मामला, बोलो पगलो यस। तो चलूं तो चलूं, यस ये लिफ्ट आ गई, और लिफ्ट आ गई, ये लिफ्ट आ गई, लिफ्ट रुक जा मिंडा, यस ये करवा चुके हैं, बताइए। When the speed of the moving body is double, जब किसी गतिशील वस्तु की चाल को दुगुना किया जाता है तो क्या हो जाएगा, क्या बताएंगे आप, क्या करोगे। अगर किसी गतिशील वस्तु की चाल को दुगुना कर दिया जाए तो क्या क्या डबल होंगे, इसका त्वरण दुगना होगा क्या, क्या इसका संवेग दुगना होगा, क्या इसकी गतिज ऊर्जा दुगुनी होगी, या इसकी स्थितिज ऊर्जा दुगुनी होगी। दोनों लैंग्वेज में प्रश्न है मित्रों, पढ़ना है और आपको तो खाली जवाब देना है, मेहनत तो हमें करनी है।
देखिए अगर स्पीड डबल हो रही है, अगर चाल को आप डबल करोगे, चाल को डबल करोगे तो सीधी बात है त्वरण दुगना हो जाएगा। कैसे दुगना हो जाएगा भाई, v इज इक्वल्स टू 80 होता है यहाँ पे, तो साथ में समय भी तो है, तो इससे तो पॉसिबल है नहीं, ये तो गलत है। पहला, इसका संवेग दुगना हो जाएगा, यस। तो सुनिए, p बराबर mv के अकॉर्डिंग मास कांस्टेंट है, अगर आप यहाँ पे चाल डबल करोगे तो संवेग डबल हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। गतिज ऊर्जा डबल कभी नहीं हो सकती, हाफ mv² है, तो ये डबल करते ही तो पॉसिबल ही नहीं है, 4 गुना हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगा, तो देखिए इसका संवेग डबल हो जाएगा, p प्रोपोर्शनल है v के, p1 बाय p2 v1 बाय v2। क्लियर, इसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ये बताइए फ्रेंड, अ बॉडी ऑफ द मास m colloid against a wall with a velocity v rebound with the same speed, its change of the moment। द्रव्यमान m की एक वस्तु है, v वेग से दीवार से टकराती है, वाह, तथा टकराकर उसी चाल से वापस लौट आती है, वस्तु के संवेग में परिवर्तन कितना होगा? कीजिए सॉल्व। अरे फ्रेंड बहुत सिंपल था ये तो, वस्तु के संवेग में परिवर्तन चाहिए आपको, तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन तो फ्रेंड डेल्टा पी, क्या हो जाएगा p1 माइनस p2, क्योंकि टकराने के बाद तो उसी चाल से वापस लौट रही है, ठीक है। तो मैं कहूंगा जाते वक्त चाल थी पॉजिटिव, माइनस आते वक्त क्या है, नेगेटिव है, ये खुद ही, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव ही, तो हो गया mv प्लस mv बचीड़ 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 2mv। राइट आंसर है ए। गॉट इट फ्रेंड? क्लियर हुआ कुछ? बताइए ये कितना आएगा? द टाइम इन विच अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन प्रोड्यूस अ चेंज ऑफ द मोमेंटम दिस इन द बॉडी, वह समय जिसमें 2 न्यूटन का बल किसी वस्तु में इतने किलोग्राम मीटर सेकंड का मोमेंटम प्रोड्यूस कर दे। कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे? यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे, F इक्वल्स टू होता है हमारे पास dp बाई dt। हमें क्या पूछ रहा है, ये मोमेंटम दिया हुआ है और हमें सिर्फ टाइम पूछ रहा है, टाइम, वह टाइम इन विच अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन प्रोड्यूस द चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ दिस। तो सिंपल, dt इक्वल्स टू dp बाई f कह दो ना, 0.4 बाय 2 कितना आएगा, बाजी 20, 4/20 कितना मिल रहा है, देखिए 0.4/0.2 सेकंड। राइट आंसर ए है। ओके, बाकी कैलकुलेशन में नहीं आ रहे, गलत है। हाँ ये बताओ फ्रेंड, एन स्मॉल बॉल ईच ऑफ द मास इज स्मॉल एम impings elastically each second of the surface with velocity u, the force experienced by the surface will be। n छोटी गेंदें हैं, प्रत्येक का द्रव्यमान m है, किसी सतह से प्रत्यास्थ u वेग से टकरा रही हैं, सतह पर लगने वाला बल का मान। बताएं फ्रेंड। तो देखिए इसका राइट आंसर बी कैसे आया। F इक्वल्स टू dp बाई dt, संवेग में परिवर्तन की दर है, संवेग में परिवर्तन कितना आ रहा है, F किसके बराबर है, F है रेट ऑफ द चेंज इन द मोमेंटम। तो रेट ऑफ द चेंज अगर अपन करेंगे तो पहले n छोटी गेंदें, प्रत्येक का द्रव्यमान m है, किसी सतह से u वेग से टकराती है, तो सीधी सी बात है हमारे पास n छोटी थी, पहले था mu माइनस माइनस mu, कितना आया n इंटू 2mu,
तो फाइनली कितना आ जाएगा 2MNU। तो फ्रेंड बताइए क्या आपको इतना क्लियर हुआ? आज की सभा में आपको आनंद आया कि नहीं आया? यस। तो मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड कि हमारे NLM जो है फाइनली नेक्स्ट क्लास के अंदर एंड हो पाएगा। अभी हमने लिफ्ट वगैरह पढ़ना बाकी है, तो लिफ्ट करके फाइनली हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, क्लोज कर देंगे। आपसे मेरी यही गुजारिश है, यही दरख्वास्त है कि फिजिक्स पढ़ने का एक ही रूल है, सी स्क्वायर। सी स्क्वायर का मतलब है आप क्लास में कंटिन्यूटी बनाए रखें और कंसंट्रेशन बनाए रखें। बस कंटिन्यू आ जाओगे तो अभी कंसंट्रेशन में गाने गा गा के बना दूंगा। बस आप अपना ये रूल फॉलो करें, बी रेगुलर और बी सेफ। बस रेगुलरिटी बनाओगे, सेफ रहोगे, हर एग्जाम क्रैक कर पाओगे। तो आज की सभा को हम यहीं समाप्त करें। समाप्त करने से पहले मैं कुछ एक भजन सुना देता हूं आपको। यस। सरसों से भरे खलियान जहां मैं लौट के भंगड़ा पा ना सका, आबाद रहे मेरा गांव जहां मैं लौट के घर को जा न सका। हो तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के यूं खिल जावा, इतनी सी है ये दिल की आरज़ू। यस। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।